नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसमें थर्ड वीक में जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं सितंबर मंथ के, उसकी बात यहां पर करने वाले हैं, जिसमें हम नेशन, इंटरनेशनल, करंट और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक और इम्पॉर्टेंट डेट्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हर क्वेश्चन का स्टैटिक जीके प्लस उसकी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद करने में आसानी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी यहाँ पर नेशन संबंधित जो करंट अफेयर बना है उसकी। तो नेशन संबंधित में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में मोटो जीपी एक बाइक की रेस होती है जिसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा नोएडा में, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाइक की जो रेस होती है वो भारत में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। याद रखिएगा, इंडिया ने पहली बार मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का ऑर्गेनाइजेशन किया है, ऑर्गेनाइज अपने यहाँ पर करवाया है। यहाँ पर बात करें तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो कि ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल है, इसको 2023 में ऑर्गेनाइज कराएगी भारत। याद रखिएगा, यहाँ पर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं पर इस बाइक की रेस को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पीएम केयर फंड। पीएम केयर्स फंड आपको पता है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा जब से बना है। प्रधानमंत्री जी इसके चेयरमैन हैं। अभी रिसेंटली में 3 लोगों को जो पीएम केयर फंड है इसका ट्रस्टी बनाया गया। कौन 3 लोग हैं? 3 लोगों में से सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है रतन टाटा जी। आप तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। रतन टाटा जी इंडस्ट्रियल है और ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दो, इनके साथ साथ 2 लोगों को और ट्रस्टी में शामिल किया गया है। कौन कौन है? तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज केटी थॉमस जी, फॉर्मर डिप्टी लोकसभा स्पीकर कारिया मुंडा जी, इन दोनों लोगों को भी यहाँ पर ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है पीएम केयर्स फंड में। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी चेयरमैन के पद पर इसमें काम कर रहे हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है 70 साल के बाद भारत में 1952 में मान लिया गया था कि चीता अब नहीं है, किसी भी नेशनल पार्क में अवेलेबल नहीं थे। भारत ने 70 साल के बाद अफ्रीका के जो चीता हैं उनको भारत में लेकर इंट्रोड्यूस किया है और दोबारा से इनकी पॉपुलेशन को मैनेज करने पर अब काम करेगा। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है? तो आपको बता दूं, नाम्बिया, अफ्रीका का एक देश है नाम्बिया, वहाँ से चीता को लेकर आया गया और भारत के मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ पर इसको मतलब स्टेबल किया गया और कोशिश की जाएगी यहाँ पर कि जो इनकी पॉपुलेशन है उसको मैनेज किया जा सके और बेहतर तरीके से इनको वहाँ पर कंजर्व करे और भारत में जो पॉपुलेशन है चीतास की उनको डेवलप किया जा सके। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन पर इन जो चीता लाए गए थे नाम्बिया से उनको कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। याद रखेंगे, 17 सितंबर को पीएम मोदी जी का बर्थडे पड़ता है। याद रखिएगा, सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्टेबल की गई कहाँ पर? तो आपको बता दूं, तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना में भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तेलंगाना 2014 में 2 जून 2014 को इसको डेवलप किया गया स्टेट के रूप में आंध्र प्रदेश से तोड़कर। ये जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसमें फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से वो अपनी जो खेती किसानी है उसको बेहतर कर सके, और भी बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से फॉरेस्ट का विकास हो सके भारत में। और एक जो टारगेट होता है कि हर देश के पास अप्रॉक्सीमेटली 33%, 1/3 कितना, 1/3% और 1/3 अप्रॉक्सीमेटली लैंड में फॉरेस्ट होना चाहिए।
इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए और अपने यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए तेलंगाना में भारत में तेलंगाना के पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी डेवलप हुई, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बनाया गया। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इसे डेवलप किया गया और गुजरात में ये डेवलप हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर बात की जाए कि जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के देखरेख में डेवलप किया गया। तो ये मिनिस्ट्री किसके द्वारा लीड की जा रही है, यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा। आगे बात करें, अब यहाँ से हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर की। जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर बने हैं उनकी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक माया नाम रखा गया, किसका? आर्कटिक वॉल्फ, वाइल्ड आर्टिक वॉल्फ को डेवलप किया गया है क्लोनिंग के माध्यम से। किस देश ने किया है? तो चाइना ने इसको डेवलप किया है। चाइनीज साइंटिस्ट ने दुनिया का पहला वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ, जिसका नाम माया रखा गया, उसको डेवलप किया है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पे, ये आर्कटिक जो वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ है कहाँ से क्लोन लिया गया है? तो आपको बता दूँ, कनेडियन आर्टिक टुंड्रा से इस क्लोन को लिया गया और चाइनीज साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। नाम इसका माया होगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चाइना और यूएई का मून मिशन है, चाइना के द्वारा अब हेल्प की जाएगी। मतलब यूएई की एक स्पेस एजेंसी है, कौन? मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर यूएई का है और चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी सीएनएसए चाइना की स्पेस एजेंसी है। अब चाइना की स्पेस एजेंसी यूएई की स्पेस एजेंसी की हेल्प करेगी जिससे कि मून का जो मिशन है यूएई का उसको कंप्लीट किया जा सके। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो यहाँ पर चाइना की बात हुई है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेन मिनमी, लोकल भाषा में युआन है, लेकिन रेन मिनमी क्या है? इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे भारत की अगर आपसे पूछी जाए कि भारत की करेंसी क्या है तो आप कहोगे रुपया। क्या है? रुपया। लेकिन नॉर्मल भाषा में हम पैसा बोलते हैं, तो पैसा थोड़ी ना है भारत की। उसी प्रकार से चाइना की जो करेंसी है नॉर्मल भाषा में उसे युआन कहते हैं, लेकिन उसकी जो ऑफिशियल करेंसी की बात करें तो वो आंसर होगा रेन मिनमी। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। यूएई की बात कर लें तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएई के करेंसी है दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नयान है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। कौन है? अल मखतूम। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नॉर्वे की सेंट्रल बैंक ने नेशनल लेवल की डिजिटल करेंसी को डेवलप करने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने हेल्प ली है इथेरियम की। किसकी? इथेरियम की। याद रखिएगा, जो नेशनल डिजिटल करेंसी को डेवलप करने में इथेरियम के द्वारा नॉर्वे की जो बैंक है उसके द्वारा मदद ली गई। आपको बता दूं किस प्रकार की नेशनल डिजिटल करेंसी डेवलप होगी। जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी है उसी प्रकार से इथेरियम मदद करेगा नॉर्वे बैंक की डिजिटल करेंसी डेवलप करने में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एससीओ की अभी रिसेंटली में मीटिंग हुई, वहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए। वहाँ पर उन्होंने पुतिन, जो कि रशिया के इस समय पर प्रेसिडेंट हैं, और शी जिनपिंग दोनों से मुलाकात की। याद रखिएगा, जो ये एससीओ की मीटिंग हुई है जिसमें भारत 2017 से मेंबर बना है, एससीओ का स्टार्टिंग से मेंबर नहीं है, तो भारत एससीओ का मेंबर 2017 से बना है। वहाँ पर शी जिनपिंग और पुतिन के साथ यहाँ पर मीटिंग हुई और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया गया कहाँ पर? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। याद रखिएगा, एससीओ की फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट ईयर, अगले साल 2023 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा एससीओ की? तो आंसर होगा भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टूडेंट्स को यूएस ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अलग अलग देशों को कितने वो वीज़ास, स्टूडेंट वीज़ास जारी करता है, उसकी एक लिस्ट निकाली, जिसमें यह कहा गया कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या है वीज़ा प्राप्त करने में। मतलब भारत के ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यूएस ने वीज़ा अपना प्रोवाइड कराया है। याद रखिएगा, एक रिपोर्ट है, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, तो पता होना चाहिए। इंडियंस गेट मोस्ट स्टूडेंट्स वीज़ा फ्रॉम द यूएस इन 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो सबसे ज़्यादा भारत के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया, भारत के स्टूडेंट्स के लिए इशू किया गया। अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चंस आएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर के। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन है, सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज हुई, कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? तो याद रखिएगा, नेपाल काठमांडू में ऑर्गेनाइज हुई। यहाँ पर बांग्लादेश जीत गया और फाइनल बांग्लादेश जीत गया और नेपाल को यहाँ पर हरा दिया। नेपाल मेज़बानी कर रहा था और नेपाल ही यहाँ पर हार गया है। तो याद रखिएगा, नेपाल में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया सैफ वुमेन चैंपियनशिप को, बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई, याद रखेंगे। आगे बात करें, बांग्लादेश पहली बार यहाँ पर जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जिसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो आंसर होगा, इसको बेलग्रेड में ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ पर? बेलग्रेड में। यहाँ पर जो बजरंग पुनिया है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सा मेडल जीता, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने चार बार वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कोई भी मेडल प्राप्त किया। याद रखिएगा, इस बार इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आप इनको जानते हैं, ओलंपिक में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया था और कॉमनवेल्थ गेम में भी भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं रेसलिंग की फील्ड में, याद रखेंगे। तो बजरंग पुनिया भारत के रेसलर हैं। इन्होंने कजाकिस्तान के डॉलेट को हराकर 65 किलोग्राम की कैटेगरी में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज कराई जा रही है जिसमें भारत के पद्म भूषण विजेता देवेंद्र झांझरिया, जिनको सिल्वर मेडल यहां पर प्राप्त हुआ। आपको बता दूं, जेवलिन थ्रो ये करते हैं। जब ओलंपिक का पैरालंपिक हुआ था, पैरालंपिक ऑर्गेनाइज कराया गया, तो आपको बता दूं टोक्यो पैरालंपिक, वहां पर भी इन्होंने भारत को मेडल दिलाया। और इनके साथ साथ याद रखिएगा, ये 3 बार अभी तक ओलंपिक में भारत को मेडल दिला चुके हैं। इनकी इस योगदान के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। याद रखिएगा, देवेंद्र झांझरिया इनका नाम है। इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर हमको दिलाया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया मोरक्को में। कहाँ पर? मोरक्को में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सुनील छेत्री, पता है आपको, बहुत बड़े नाम है। इस वक्त एक्टिव प्लेयर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गोल में तीसरे नंबर पर आते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेल रहे थे और साथ साथ उसके कैप्टन के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने डूरंड कप जो कि कोलकाता में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ पर इन्होंने बेंगलुरु एफसी को जिता दिया है। मुंबई सिटी एफसी हार गई है। याद रखिएगा, बेंगलुरु एफसी पहली बार इस टाइटल को जीता है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे बात करें, कोलकाता में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, 15 साल के हैं प्रणव आनंद की विशेषता ये है कि चेस में इन्होंने भारत को अपने रूप में 76 नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर प्रोवाइड कराया है। मतलब ये भारत के 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? प्रणव आनंद। ये बेंगलुरु कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी हैं जो चेस ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड है। पहले ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो विश्वनाथन आनंद जी थे, चेन्नई से बिलोंग करते थे और इस समय पर सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, चेस के ग्रैंड मास्टर कौन है?
तो आंसर होगा दोमाराजा गुकेश, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं और ये 12 साल 7 महीने 17 दिन के हैं जो कि ग्रैंड मास्टर जब बने थे। बात कर ले रिसेंटली में कौन कौन ग्रैंड मास्टर बने हैं, जैसे कि 71 नंबर के संकल्प गुप्ता जी महाराष्ट्र के बने, 72 नंबर के मित्रभा गुआ वेस्ट बंगाल के बने, 73 नंबर के भारत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के, 74 नंबर के राहुल श्रीवास्तव पी तेलंगाना के, 75 नंबर के वी प्रणव तमिलनाडु, 76 नंबर प्रणव आनंद कर्नाटका। याद रखिएगा, सभी के स्टेट आपको याद रखना है। रिवीजन के माध्यम से कोशिश कीजिएगा, कहीं लगा लीजिएगा दीवार वगैरह पर और याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर सा हो गया है, लेकिन मैं इसको पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ। रोजर फेडरर आपको पता है बहुत बड़े नाम है टेनिस की जगत में। टेनिस की जो गेम है उसमें बहुत बड़ा नाम रोजर फेडरर का आता है। स्विट्ज़रलैंड से ये बिलोंग करते हैं। भारत कह रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड को इन्होंने बहुत सारे जो ग्रैंड स्लैम है वो जिताए हैं। आपको बता दूँ टोटल अभी तक इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। क्या 20 ग्रैंड स्लैम। और एक ज़माना ऐसा था जब 4 ग्रैंड स्लैम साल में होते हैं, उन चारों को ये जीत जाया करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। इन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और इनके काल का अब समापन हो चुका है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विनेश फोगाट आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, जहां पर बजरंग पुनिया 4 मेडल अभी तक जीत चुके हैं टोटल मिलाकर। उसी प्रकार से विनेश फोगाट भी महिलाओं में एक अपना ही नाम करती हुई जा रही हैं। आपको बता दूं इन्होंने टोटल अभी 2 मेडल जीत लिए हैं और अभी तक कोई भी ऐसी महिला नहीं है, महिला रेसलर नहीं है जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीती हों। ये इकलौती ऐसी हैं, याद रखिएगा। हरियाणा से बिलोंग करती हैं। 53 किलोग्राम कैटेगरी में वुमेंस की ये प्ले करती हैं। विनेश फोगाट इनका नाम है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मैक्स वर्स्टप्पन बहुत बड़े नाम है कारों की रेस की जगत में। कारों की रेस की जो पूरा टूर्नामेंट होता है जिसमें अभी तक ये बहुत सारे कारों की रेस जीत चुके हैं। सिर्फ 5 रेस पूरे साल की जो अभी हो रही हैं उनमें 5 रेस को हटा दो तो बाकी सारी रेस इनके द्वारा ही जीती गई। मैक्स वर्स्टप्पन इनका नाम है, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये रेडबुल चलाते हैं। क्या नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये रेडबुल चलाते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे पूछा जा चुका है। यहाँ पर आगे बात करें तो अब बात होगी यहाँ पर बुक से, उसके बाद डेज और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो का समापन होगा। चलिए बात करते हैं बुक से। तो बुक से मैंने इस पूरे मंथ की बुक ले ली है जिससे कि आपको सारी बुकें रिवाइज भी हो जाए। ज़्यादा बुक नहीं है, 1 लाइनर के माध्यम से हम कवर करेंगे। जैसे कि नवतेज सरना जो कि क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए इनको लॉन्ग लिस्टेड किया गया है 2022 के जेसीबी प्राइज़ के लिए। याद रखिएगा, जेसीबी प्राइज़ के लिए लिस्टेड किया गया है। क्रिम्सन स्प्रिंग एक इनकी बुक है जिनका नाम है नवतेज सरना जेसीबी बुक प्राइज़ के लिए इनको नामित किया गया। आगे बात करें तो अगला है पवन सी लाल। कौन? पवन सी लाल, जिन्होंने फॉरगिविंग मेटल को एक बुक है इनकी, नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी, इसको इन्होंने लॉन्च किया है। सौम्या सक्सेना जिन्होंने डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी को लॉन्च किया, एक बुक है, याद रखिएगा। कालू भाई की बात करें, डॉक्टर कालू भाई की, तो साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार को इन्होंने लॉन्च किया। आगे बात करें तो एम वेंकैया नायडू जो कि हमारे 13 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर चुके हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री जी की जो सिलेक्टेड स्पीच है उसको लॉन्च किया। मतलब एक स्पीच का कलेक्शन वाली एक बुक है जिसे इन्होंने लॉन्च किया है। आगे बात करें तो मनोज बाजपेयी जो कि मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, इस बुक को इन्होंने लॉन्च किया और इस बुक को लिखा है जीवेश नंदन ने। किसने? जीवेश नंदन ने। और बुक कौन सी है? मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। मनोज बाजपेयी बहुत बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड में, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। रामनाथ कोविंद जी ने अंबेडकर एंड मोदी नाम की एक बुक को रिलीज़ किया। रजनी
मंत्र, रजनीकांत जो है उनके मंत्र, सक्सेस मंत्र के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो रजनीश मंत्रास पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। विल पावर को आपको बता दूं जॉयड मेरिजने के द्वारा मतलब लिखा गया। आगे बात करते हैं, अब इंपॉर्टेंट डेज को यहाँ डिस्कस करेंगे और वीडियो का आपके लिए समापन होगा। सारे डेज ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। जैसे कि हिंदी दिवस आपको मालूम होना चाहिए, 14 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल इंजीनियर्स डे हम 15 सितंबर को सर विश्वरैया MG विश्वरैया जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत बड़े इंजीनियर थे वो। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 2022, तो ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन के लिए 16 सितंबर को हम एक डे को ऑब्जर्व करते हैं जिसकी थीम है ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। क्या है? ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल इक्वल पे डे हम 18 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें तो वर्ल्ड बैम्बू डे हम 18 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को, जिसकी थीम थी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। क्या? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। आगे बात करें तो अगला है वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर, वर्ल्ड रोज डे हम ऑब्जर्व करते हैं कब? तो आंसर होगा 22 सितंबर को। वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट के लिए, जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके जो स्वास्थ्य को बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड रोज डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर और नेशनल सिनेमा डे भी हम 23 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।